दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाजकर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा।
मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी रही है कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों, एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति, जो रत्नों से जड़ा हुआ था, गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया, तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं, आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दीं। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे, तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया, तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजयी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह, मेरा इनाम बड़ा सरल है। अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें, तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं
जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रख कर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया।
हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बोलता तोता और बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक समय की बात है। अकबर के शानदार साम्राज्य में राजा अकबर अपने दरबार में महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन एक अजीब व्यक्ति दरबार में आया जिसके पास एक असामान्य समस्या थी। वह व्यक्ति, जो दिखने में एक साधारण व्यापारी लगता था, दरबार में घुसते ही अकबर के सामने झुका। महाराज, मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूँ जिसका हल इस राज्य में कोई भी नहीं निकाल पाया है, व्यापारी ने गहरी चिंता के साथ कहा। अकबर, जो इस बात से बहुत रुचि ले रहे थे, अपनी गद्दी से थोड़ा झुके और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है व्यापारी? मुझे यकीन है कि मेरे मंत्री इसका हल निकाल लेंगे। महाराज, व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक तोता है, लेकिन कोई सामान्य तोता नहीं। यह तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल मैंने उससे पूछा क्या खाना है और उसने जवाब दिया, तुम्हें चिकन मिलेगा। पिछले दिन जब मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ तो उसने कहा, मसाले खरीदना मत भूलना, मुझे डर लगने लगा है। महाराज, यह तोता सब कुछ जानता है। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बहुत उत्सुक हो गए। मुझे वह तोता लाओ, मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने जल्दी से तोते को दरबार में लाकर रख दिया। वह तोता हरा रंग का था और उसकी चोंच लाल थी और वह आराम से एक डंडे पर बैठा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और तोते से कहा, मुझे बताओ तोते, मेरा नाम क्या है? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, अकबर महान। दरबार में सब लोग चौंक गए। बहुत अच्छा, अकबर हंसते हुए बोले। और क्या कर सकते हो तुम तोते? तोता पंख फड़फड़ाया और बोला, मैं तुम्हारे सभी राज जानता हूँ महाराज। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहे थे, अब आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोते को एक चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे इसे जांचने दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना बनाने का संकेत दिया। बीरबल खड़े हो गए और तोते के पास जाकर बोले, तोते, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दो। मुझे बताओ ऐसा क्या है जिसे कोई भी नहीं जानता। तोता एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, बुद्धिमान मंत्री आम से एलर्जी रखते हैं। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और बीरबल का चेहरा लाल हो गया। बीरबल, क्या यह सच है? अकबर ने हंसते हुए पूछा। बीरबल थोड़ा अजीब सा खांसते हुए बोले, महाराज, यह एक मामूली बात है। मैं इसे ज्यादा नहीं बताना चाहता। दरबार में फिर से हंसी का सैलाब आ गया। अकबर, जो एक अच्छे दिल वाले सम्राट थे, हंसी रोक नहीं पाए और वह भी जोर से हंसे। लेकिन वह अब भी सोच रहे थे कि इस तोते का क्या किया जाए। ठीक है बीरबल, अब तुम क्या सुझाते हो?
हम इस बोलते तोते के साथ क्या करें? अकबर ने पूछा। बिरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। महाराज, मेरी सलाह है कि हम एक प्रतियोगिता रखें। मैं तोते से 3 कठिन सवाल पूछता हूँ। अगर वह इन सवालों का सही जवाब देता है तो हम इसे राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी घोषित कर देंगे। लेकिन अगर वह एक सवाल भी गलत जवाब देता है तो व्यापारी को इसे वापस ले जाना पड़ेगा और वह फिर कभी इसे दरबार में नहीं लाएगा। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बिरबल ने पहला सवाल पूछा, तोते, शाश्वत खुशी का राज क्या है? तोते ने सिर घुमाया और बोला, राज है अच्छा खाना। दरबार फिर से हंसी में डूब गया और अकबर भी मुस्कराए। लेकिन बिरबल ने गंभीरता से कहा, यह वह उत्तर नहीं था जो हम चाहते थे। एक गलत जवाब और तोता नाकाम हो गया। व्यापारी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। बिरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तोते, वह एक चीज क्या है जिसे सभी पुरुष चाहते हैं? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, आरामदायक जूते। इस बार अकबर को भी जोर से हंसी आ गई। यह तोता मजाकिया है, लेकिन यह बुद्धिमान नहीं है, अकबर ने कहा। अब बिरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तोते, जीवन का मतलब क्या है? तोता चुप रहा और सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तोता बोला, जीवन एक आम की तरह है, मीठा, खट्टा और कभी कभी चिपचिपा। पूरा दरबार फिर से तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन बिरबल गंभीर थे। ठीक है, लगता है इस तोते का जवाब मजेदार है, लेकिन बुद्धिमान नहीं, बिरबल ने कहा। समझौते के अनुसार तोता असफल हो चुका है। व्यापारी अब थोड़े शर्मिंदा सिर झुकाकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, बिरबल ने उसे रोका। रुको व्यापारी, बिरबल ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। व्यापारी ने मुड़कर देखा, क्या सुझाव है बिरबल? तुम तोते से लोगों से शुल्क लेकर उन्हें दिखाओ, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह तोता लोगों को हंसी में डाल सकता है तो यह तुम्हें बहुत अमीर बना सकता है। व्यापारी थोड़ा उलझन में था। लेकिन यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बिरबल। लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं, मजाक के लिए नहीं। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी बुद्धिमानी हंसी के रूप में भी आ सकती है। यह तोता बहुत ज्ञान नहीं रखता, लेकिन इसकी मजाकिया बातें अनमोल हैं। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। बिरबल, तुम सही हो। मैं इस तोते को राज्य का सबसे प्रसिद्ध पक्षी बना दूंगा। और फिर अकबर के राज्य में बोलते तोते का जलवा बढ़ गया। लोग उसकी मजेदार बातों को सुनने के लिए शुल्क देते थे। व्यापारी अमीर हो गया और खुद अकबर भी तोते की मजेदार बातें सुनने के लिए दरबार में आते थे। इस तरह अकबर के राज्य में बुद्धिमानी और हंसी दोनों का स्थान था, बिरबल की चालाकी और एक बोलते तोते की हंसी के कारण। कहानी से शिक्षा बुद्धिमानी और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी सबसे सरल बातें भी सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान हैं। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए।
बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें। हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूं? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहां पनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहां पनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बा बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। आठ दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखिए, आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, कहानी अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपने मंत्री, सैनिकों और दरबारियों से घिरे हुए थे। अचानक दरवाजे पर एक व्यापारी घबराया हुआ आकर खड़ा हुआ। सम्राट अकबर, मुझे न्याय चाहिए, व्यापारी ने चिल्लाते हुए कहा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ व्यापारी, क्यों घबराए हुए हो? व्यापारी बोला, सम्राट, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें मैंने एक व्यापारी से उधार लिया था, लेकिन वह व्यापारी अब मुझे कहता है कि उसने मुझे सिक्के कभी दिए ही नहीं। अब वह मेरे खिलाफ अदालत में झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी दे रहा है। अकबर ने अपनी आंखों में शरारत का निशान दिखाया और कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे दरबार में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो, मुझे यह मामला जल्दी से सुलझाना है। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, आप चिंता न करें सम्राट, मुझे पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। समाधान का तरीका। अगले दिन बीरबल ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों की बातों को सुनने के बाद
मुझे एक सरल समाधान सुझाया है। हम दोनों को एक परीक्षण करना होगा। व्यापारी और व्यापारी का विरोधी दोनों सहमत हो गए। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को 2 बर्तन दिए जाएंगे, जिनमें से एक में पानी होगा और दूसरे में कुछ बर्फ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम दोनों इन बर्तनों को अपने अपने घर ले जाओ और इनमें से कौन सा बर्तन ज्यादा समय तक ठंडा रहेगा, यह बताओ। व्यापारी और उसके विरोधी को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बर्तनों में पानी और बर्फ दिया और कहा, अब तुम दोनों यह बर्तन अपने घर ले जाओ। कुछ दिन बाद व्यापारी और उसके विरोधी दोनों बीरबल के पास आए और अपनी बात बताने लगे। व्यापारी ने कहा, बीते कुछ दिन में बर्फ वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहा। विरोधी ने अपनी शिकायत करते हुए कहा, लेकिन मैं यही कह रहा था कि पानी वाला बर्तन ज्यादा ठंडा रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब किसी वस्तु को ठीक से समझा नहीं जाता तो वह हमें गलत तरीका दिखा सकती है। इसलिए दोनों ही बर्तनों में ज्यादा ठंडक नहीं थी। तुम्हारे शब्दों का जो उपयोग था वही असली चीज थी। तुम दोनों एक ही चीज को देखकर अलग अलग तरीके से सोच रहे थे। अकबर और बीरबल के पास एक हंसी का दौर आया और व्यापारी ने अपनी गलती मान ली। उसे समझ में आ गया कि झूठ से बचने के लिए सच्चाई को समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। सच्चाई को पहचानने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और सीधा रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मन कुछ बेचैन था और वह सोच रहे थे कि उनके दरबारियों और मंत्रीगण किस तरह से उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह सब लोग सच्चे दिल से मेरी सेवा करते हैं या फिर इनमें से कोई मुझसे झूठ बोलता है। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल से साझा की। बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं कि मेरे मंत्री और दरबारी मुझसे सच्चे हैं या नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, इस बात का हल बहुत आसान है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मुझे जानना है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उन्हें एक एक सुनहरी चूड़ी दी। बीरबल ने कहा, यह चूड़ी आपको अकबर महाराज से अपनी सच्ची निष्ठा साबित करने के लिए दी गई है। आपको इसे अपने घर लेकर जाना होगा और इसे सुरक्षित रखना होगा। यदि आप इसे खोते हैं या इसे बेचने की सोचते हैं तो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर रखते हैं तो आपकी निष्ठा की परीक्षा पास हो जाएगी। सभी मंत्री और दरबारी चूड़ियां लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन जब दरबार में सभी लोग पहुंचे तो बीरबल ने एक एक करके सभी से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। सबसे पहले राजा महल के एक मंत्री सलीम से पूछा। सलीम ने कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बहुत सावधानी से अपने घर में रखा। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ शंका हुई। अब दूसरे मंत्री से पूछा गया, तुमने अपनी चूड़ी को कहाँ रखा। मंत्री ने कहा, मैंने उसे बहुत ध्यान से अपने अलमारी में रख लिया था। बीरबल ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी भी शंका नहीं गई। फिर बीरबल ने राजा के सबसे प्रिय मंत्री हुमायूं से पूछा, तुमने अपनी चूड़ी कहाँ रखी। हुमायूं ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मैंने चूड़ी को बेच दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वह चुप हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हुमायूं ने जो किया वह सच्चाई का संकेत है। बाकी मंत्री अपनी बातों में झूठ बोल रहे थे, लेकिन हुमायूं ने अपनी गलती स्वीकार की। इसलिए उसकी निष्ठा में सच्चाई और ईमानदारी है।
अकबर ने बीरबल की बात मानी और हुमायूं को पुरस्कृत किया। बाकी मंत्री भी समझ गए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। कहानी का संदेश: सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है, मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आऊं थैला तुम्हें दे दूंगा। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, भेले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा,
यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की, चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था, वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफुहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है।
उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ। बीरबल ने उसे, बादशाह, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दोवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दे तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवें तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर जहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे।
उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा, वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दोस्तों, एक दिन बादशाह को नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा आदमी खोजकर लाओ जो 100 स्थानों का सरताज हो। बीरबल भला किसी बात से कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, जहांपनाह, यथाशीघ्र हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 मोहरों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 मोहरों की थैली दे दी गई। बीरबल मोहरों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रखकर खुद 100 स्थानों के एक सयाने की खोज में शहर की गलियां छानने लगा। कहावत प्रसिद्ध है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, दहात में उसे एक अहीर मिला। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें 100 मोहरें इनाम में दूंगा। भला वह क्यों मना करता? बेचारे ने इतनी बड़ी रकम आज तक नहीं देखी थी। उसे अपने अनुकूल समझकर बीरबल ने कहा, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे वस्त्र पहनाकर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, आपकी आज्ञानुसार सयाना व्यक्ति हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेक प्रश्न किए, परंतु उसे तो बीरबल ने पहले से ही समझा दिया था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बीरबल ने बात संभाली। वह बोला, जहांपनाह, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, बड़ी न करियो प्रीति। इसलिए इसने मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप सबसे भला। बादशाह को बीरबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सोचा, मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है।
दरबार में खंजाची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपना। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपना। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी, आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो उस धूर्त से छुटकारा मिला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल का रहस्यमय प्रहसन। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। वह हमेशा कुछ नया सोचने और अपने मंत्री बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक रहस्य पूछता हूँ। अगर तुम इसका हल ढूंढ सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, एक गुमनाम व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे यह बताया कि कोई बड़ा राजमहल के अंदर छुपा है, लेकिन वह मुझे नहीं बता सका कि वह कहाँ छुपा है। अब मुझे यह रहस्य सुलझाना है। तुम इसे सुलझाओ बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और कहा,
यह तो बड़ा मजेदार है जहांपना। हमें इसका हल ढूंढने में मजा आएगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें उस गुमनाम व्यक्ति से पहले मिलने की जरूरत है ताकि हम यह जान सकें कि वह क्या जानता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि राजमहल में एक बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह कहाँ है। तुम यह राज किसे जानकार हो? व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हैं। बीरबल के पास वह राज है। यह सुनकर बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरअसल बहुत ही चतुर है। उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह किसे राज समझ रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है बीरबल, इस व्यक्ति ने तुमसे क्या छुपाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। यह व्यक्ति बस यह चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें ताकि उसे अपना काम निकलवाने का मौका मिल सके। राजमहल में कोई छुपा हुआ राज नहीं है, यह सिर्फ एक मजाक था। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुमने यह रहस्य सुलझा लिया और मुझे समझाया कि कभी कभी रहस्य सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होते हैं। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, कभी कभी लोग खुद को राजों में लिपटे हुए महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी परेशानियों को छुपाने का तरीका ढूंढते हैं। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए और अकबर ने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। सीख, कभी कभी लोग जटिल समस्याओं को ऐसे पेचीदा बना देते हैं जो असल में उतनी बड़ी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था और वह दरबारियों को घूरते हुए बोले, यह कैसी बेअदबी है? रोजाना मेरा मांसाहारी भोजन रसोई से गायब हो रहा है। आखिर कौन है जो मेरे शाही भोजन पर हाथ साफ कर रहा है? दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। तभी बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल निकालते थे, मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले शाही रसोई का मुआयना करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और सभी नौकरों से सवाल जवाब करने लगे। रसोइये से उन्होंने पूछा, तुम्हारे हिसाब से यह कैसे संभव है कि महाराज का भोजन बार बार गायब हो रहा है? रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, मैं खुद हैरान हूं। जब भी महाराज के लिए मांसाहारी भोजन तैयार होता है और हम उसे परोसने की तैयारी करते हैं, अचानक वह गायब हो जाता है। लगता है कि जैसे कोई उसे छूता भी नहीं, फिर भी वह नहीं मिलता। बीरबल ने कमरे का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रसोई में एक छोटी थाली में मांस के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। उन्होंने रसोइये से पूछा, यह मांस के टुकड़े किसके लिए रखे गए थे? रसोइये ने जवाब दिया, यह महाराज के भोजन के लिए थे, लेकिन कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था और जब लौटा तो कटोरे में से मांस गायब हो गया। बीरबल ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी छोटे जीव ने इसे खाया हो, लेकिन यह भी अजीब लग रहा था कि इतनी सावधानी के बाद भी कोई यह काम कैसे कर सकता है। बीरबल ने सोचा कि वह महल के बगीचे में जाकर जांच करेंगे। अकबर का प्रिय तोता अक्सर बगीचे में समय बिताता था और अकबर खुद भी शाम के समय बगीचे में टहलते थे। बीरबल जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तोता पेड़ के नीचे किसी चीज को छुपा रहा है।
बीरबल चुपचाप वहां खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि तोता अपनी चोंच में मांस के टुकड़े लिए पेड़ के नीचे छिपा रहा था। बीरबल को यह देखकर हंसी आ गई। उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर महाराज का मांसाहारी भोजन गायब होने का असली कारण क्या था। बीरबल तुरंत दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आपके मांसाहारी भोजन का असली चोर कौन है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अरे बीरबल, जल्दी बताओ, आखिर वह कौन है जिसने मेरे भोजन को बार बार गायब किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई और नहीं बल्कि आपका प्रिय तोता ही है, जो आपके भोजन को चुरा रहा था। वह आपके मांसाहारी भोजन को चुराकर बगीचे में जाकर छुपा देता है। अकबर को यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की बात पर भरोसा करते हुए वे खुद बगीचे में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका तोता सच में मांस के टुकड़े बगीचे में ले जाकर जमा कर रहा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह मेरा प्यारा तोता ही मेरी खाने की थाली पर हाथ साफ कर रहा था। सारे दरबारी भी यह सुनकर हंस पड़े। अकबर ने तोते को प्यार से डांटते हुए कहा, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, अब से तोते को कुछ मांसाहारी डाइट दीजिए ताकि वह आपकी थाली से दूर रहे। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी सच में बेमिसाल है। हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरे लिए एक मुश्किल हल की है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी खुशी ही मेरा असली इनाम है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से इस अजीब और मजेदार रहस्य को हल कर दिया। अकबर ने भी अपने प्यारे तोते को माफ कर दिया और उसे हर दिन थोड़ी मांसाहारी खुराक देने का वादा किया ताकि वह उनके भोजन पर हाथ साफ न करे।